एक्चुअली वो सिर्फ मेरे माँ बाप नहीं थे, वो कितने बड़े थे, उनका होराइजन जो कितने लोगों पर उन्होंने असर किया। मैंने सुना है कि वो बारामूला में बुनियार में या वहाँ पैदा हुए हैं, जहाँ उनके अब्बू उस वक्त रेंज ऑफिसर थे। It is on record that he has never gone to secretariat for a meeting. Everybody, even अगर secretary health you know, so Yivan नहीं समझ। उन लोगों ने इंग्लैंड में शादी की, सिविल मैरिज, और फिर वापस आए। मैं नसीर साहब के पास बैठा वहाँ और काफ़ी देर बातें होती रही तो गिरजा ने कहा कि तुम इतनी देर से इनसे बातें कर रहे हो, हामिद से, कुछ मालूम है ये कौन है? तो आंसर वहाँ से क्या आया, मुग़ल आज़म को कौन नहीं जानता। लुक एट दैट है, विट्स देखिए। शी सेड कि मेरी स्ट्रेंथ जितनी भी थी वो डॉक्टर नसीर की वजह से थी। ही वॉज माई स्ट्रेंथ। उनने बिल्कुल जैसे वो इंग्लैंड से ट्रेन करके आई थी, उन्हीं वही स्टैंडर्ड्स लेके उनने वो 100 बेड हॉस्पिटल बनाया। वक्त की सही ये मुसलसल कारगर होती गई, वक्त की सही ये मुसलसल कारगर होती गई, जिंदगी लहजा बलहजा मुख्तसर होती गई। अमूमी तौर पर वक्त जिंदगी पे भारी पड़ता है, पर गैर मामूली शख्सियात की जिंदगी वक्त पर फौकियत पा जाती है। उनकी जिंदगी लम्हों से तरतीब पाने वाले शिराजों की मोहताज नहीं होती। वो अपनी अदा से जीते हैं, अपने उसूलों पर जीते हैं, पर जीते हैं खुद से कहीं ज्यादा औरों के लिए। ये इतना वसी मौजू है कि इस पे, लेकिन यहाँ मैं फिर आगे चलूँ थोड़ा सा। आपने मातामाल का अपना जिक्र नहीं किया, उसका ज़रा आपने चलते चलते तो बता दिया, लेकिन फैमिलीज़ का जो एक सिलसिला, जो एक बंधन बन जाता है, उसमें रूटीन ट्रेडिशनल चीज़ से जैसे होता है, एक लड़के की एक लड़की के साथ शादी होती है तो वो दो ख़ानदान आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन ये जो मामला है, यहाँ अगर वो दोनों हमारे साथ यहाँ मौजूद होते, उनकी सरपरस्ती होती, तो मैं उनसे ही उनके रोमांस और उनके इश्क की दास्तान पूछ लेता। तो इसलिए चूँकि उसी के पस मंज़र में ये फैमिलीज़ को कैसे उन्होंने नज़दीक भी लाया, वो फैमिलीज़ नज़दीक भी रही, और सारा सिलसिला जो आप कह रहे हैं कि नर्चरिंग अभी भी चल रही है, आपने कभी फील नहीं किया कि यहाँ कुछ, लेकिन ये कैसे हुआ होगा, कैसे, क्या आपको, इसलिए थोड़ा सा इसमें तफसील बतानी पड़ेगी थोड़ी सी। तो देखिए, जब मेरे फादर वापस आए यहाँ पे नौकरी करने, तो मेरी मदर भी यहाँ पे नौकरी कर रही थी, उनसे जूनियर थी। और उन्होंने तब तक तो उन्होंने सिर्फ MBBS ही किया हुआ था। जी, MBBS उन्होंने किया था। हाँ, तो मेरी मदर ने जब पढ़ाई की तो उनको मन किया कि वो डॉक्टर बने। जी। तो पहले उनकी कंजर्वेटिव फैमिली में कोई बेटी बाहर नहीं गई थी। पढ़ाने तक तो सब ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब पढ़े, लेकिन बाहर जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। लेकिन उनने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर दिया, और क्योंकि वो, आई थिंक उनके जो पेरेंट्स थे, उनकी मदर ने उनका बहुत सपोर्ट किया, और उनके जो उनके फादर थे, जिनको वो फादर कहती थी, उनने भी शायद वो उनकी काफ़ी चहीती थी, तो उनको लगा कि इसको मैं मना नहीं कर सकता, अच्छा जाने दो। और उनको शायद लगा कहाँ रह पाएगी ये इतनी दूर जाके, लखनऊ में इतनी लाडली है, यहाँ इतनी सारी लाडली चीजें है, हैं, घर से जाएगी बाहर कुछ देर के बाद खुद ही वापस आ जाएगी। लेकिन जब वो वहाँ गई, वो नॉट ओनली वो उनने वहाँ रही और पढ़ाई की, वो वहाँ पे आई थिंक शी शोन देयर, वो हर स्पोर्ट में भी वो पार्ट लेती थी। और मेरे बचपन में इतनी सारी सर्टिफिकेट्स थी, जो कोई चाहे हाई जंप हो या जैवलिन थ्रो हो या टेनिस हो या बैडमिंटन हो, हर चीज़ में वो पार्ट भी लेती थी और जीतती भी थी।
तो वो बहुत ही एक्टिव रही हर चीज़ में, और उनने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से MBBS किया। जब उनने पूरी कोशिश की कि मैं भी उनकी तरह स्पोर्ट्स पर्सन बनूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बन सकी। फिर जब वो वापस आई, उनने नौकरी की, मेरे फादर वहाँ पहले ही काम कर रहे थे, और उन लोगों की मुलाकात हुई और उन लोगों को उनके माइंड्स मिले। कहाँ, यहाँ जी, कश्मीर में, बिल्कुल कश्मीर में। वो लोग कश्मीर में मिले और उनको एक दूसरे से बात करना अच्छा लगा, उनकी व्यूज़ मिलने लगे, उनको शायद एक दूसरे को वो लोग पसंद भी करने लगे। लेकिन मेरी माँ को और पढ़ना था, और वो फिर FRCS वो इंग्लैंड गई आगे पढ़ने के लिए, ट्रेनिंग के लिए। तो वो 5 साल इंग्लैंड में रहीं, और उन 5 साल में उनने FRCS किया, सर्जिकल ट्रेनिंग गाइन विद स्पेशलाइजेशन इन गायनी उनने वहाँ पे की। उन 5 सालों में वो लोग चिट्ठी के ज़ायरे से कम्युनिकेट करते थे, चिट्ठियाँ लिखते थे, ऐसे ही एक दूसरे के साथ टच में रहे। मेरे फादर एक बार गए भी उनसे वहाँ पे मिलने, तो लखनऊ से सब करके आए थे, मतलब जी वो आ चुके थे, हमारे और मेरी मदर वहाँ पे थी। इनफैक्ट जब वो वहाँ गई तो उनको वहाँ रिसीव किया, जो हमारी मेरे फादर और मेरी पुप्पी की बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स थी। वो उनका नाम था मिसेस सुमित्रा लाकरा, वो लंदन में रहती थी। उनने मामा को रिसीव किया और उनको जब तक वो सेटल हुई उनकी देखभाल की। तो फिर शायद मेरे फादर ने सोचा इसको बात को आगे बढ़ाई जाए, लेकिन ये कोई आसान बात थी नहीं। तो वो हमेशा मजाक से कहते थे, मैं तो 2 बार क्या, तुम्हारी माँ ने माना नहीं शादी करना। फाइनली उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग शादी करेंगे। मुश्किल डिसीजन था। जब मेरी मदर वहाँ गई तो उनने मेरे मामा को भी बुला लिया पढ़ने के लिए, फर्दर एजुकेशन के लिए, और बल्कि वो उनको सपोर्ट भी, वो खुद भी काम करते थे, मेरी मदर भी थोड़ा काम करती थी, तो शी वाज सपोर्टिंग हिम ऑल्सो। मेरे मामा और मेरी मदर बहुत क्लोज थे, वो उनसे छोटे थे, तो उनने उनको भी बोला। और मामा ने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल है, तुम्हारी माँ इतनी पायस और इतनी रिलीजियस औरत है, क्या होगा। तो ये मेरे मामा ने मुझे बताया, कहा मैंने पहले तो उसको ये बोला, फिर जब मैं कमरे में गया मैंने देखा कि ये बहुत उदास थी, रो रही थी, और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने उसको कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा तो कभी किसी को नहीं लगा कि मेरे फादर जो है वो सही इंसान नहीं। एलिजिबल बैचलर थे, डॉक्टर थे, पढ़े लिखे थे, फैमिलीज़ एक दूसरे को जानती थी, एक दूसरे की इज़्ज़त करती थी। तो फिर मेरे मामा ने उनका साथ दिया, उन लोगों ने इंग्लैंड में शादी की, सिविल मैरिज, और फिर वापस आए। तब तक आस्ते आस्ते खबर तो फैली जाती है, आजकल की तरह नहीं। मेरी माँ अपने घर गई, मेरे फादर अपने घर गए। मुश्किल रहा होगा, लेकिन फाइनली मेरी नानी ने मेरे फादर को मैसेज भेजा कि आके अपनी बीवी को ले जाओ, अब तुमने शादी की है तो आके इसको ले जाओ। और बाकी रिश्तेदारों को बोला कि इसने तो शादी कर लिया, आप लोगों को इसके साथ रिश्ता रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो ना रखिए। आपकी नानी ने कहा? मेरी नानी ने कहा। जो कहते हैं बहुत इबादत गुजार सी, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर मेरे माँ और मेरे फादर आए, मामा को ले गए और वो लोग साथ रहने लगे। वो हमेशा बताते थे कि कुछ देर तो लोग उनसे नहीं मिले। अच्छा, बाय द वे मेरे फादर की फैमिली बिल्कुल ठीक थी इससे। मेरे बहुत ही प्रोग्रेसिव लोग थे, जो आई थिंक मेरे ग्रैंडफादर से शुरू हुआ, फिर महमूदा जी और बाकी सब फैमिली काफ़ी ही प्रोग्रेसिव थे। उनको मालूम था कि मेरे फादर मेरी मदर से शादी करना चाहते हैं। उन लोगों ने ओपन आर्म से एक्सेप्ट किया। मेरी दादी ने सिर्फ मेरे फादर को बोला कि तुम लोग अलग रहना, क्योंकि यहाँ पे उसके रिश्तेदार आएंगे नहीं और उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो तब तो मेरे डैड को वो कहते हैं, मुझे तब लगा कि वो भी बहुत एमेंसिपेटेड थी, आपकी दादी भी इस तरीके से कि नहीं तो उनको इनसिक्योर लगता है? नहीं, मतलब... क्योंकि मेरे फादर सबसे छोटे थे अपनी फैमिली में, और मुझे लगता है वो सबके ही इतने चहीते थे, उनको कोई किसी चीज़ से मना नहीं कर सकता था। अच्छा। मेरे को ऐसा लगता है। तो इसलिए दादी ने भी उनको कहा कोई बात नहीं, तुम लोग अलग रहो कि वो लोग भी आ सकें। और यहाँ तो कुछ देर तो लोग नहीं आए, फिर आस्ते आस्ते सब आने लगे। और जब तक मैं पैदा हुई तब तक तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। मेरे फादर ने तो फिर मेडिसिन पढ़ी, उनने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से मेडिसिन पढ़ी। और जब वो अभी फाइनल ईयर में पहुँचे ही नहीं थे तो पार्टीशन हो गया। तो वो समर में घर आए हुए थे छुट्टियों के लिए।
तो उस टाइम पे कुछ समझ तो पता नहीं था आगे क्या होने वाला है और ये इसका मतलब क्या है इस पार्टीशन का। तो उनको तो अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी, तो वो बड़ी मुश्किल, वो चले गए वापस, बड़ी मुश्किल से वो वापस पहुँचे और वो काफ़ी कहानियाँ सुनाते थे हैरोइंग कि वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे कितना ख़राब हालात थे। जब वो वहाँ पहुँचे अपने कॉलेज में, वहाँ सब कुछ बदल सा चुका था, बहुत सारे स्टूडेंट्स वापस गए ही नहीं थे, लेकिन वो गए और उनने अपनी फाइनल ईयर वहाँ से कंप्लीट किया। बिल्कुल कट ऑफ हो गए वो फैमिली से जाके, कोई पैसा नहीं आ सका, ही डिडंट हैव किताबों के लिए पैसे नहीं थे, वो लाइब्रेरी में पढ़ते थे, वो अखबार के लिए पोएम्स और आर्टिकल्स लिखते थे, थोड़ा सा उससे उनको पॉकेट मनी मिल जाता था, अपने आप को सस्टेन करते थे। फिर वहाँ पे उन्होंने अपना MBBS पूरा किया। उसके बाद वो वापस यहाँ आए। वो उसमें भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। जब वो वहाँ फाइनल ईयर में थे तो वहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हुई और उनको अरेस्ट कर दिया गया वहाँ पाकिस्तान में। जी, उनको एज इंडियन स्पाई कि इट वाज अ मिस्टेकन आइडेंटिटी ऑब्वियसली, बट यंग पर्सन, कितने साल के हुए होंगे, शायद 23 ईयर्स ओल्ड, और काफ़ी देर के लिए उनको इंट्रोगेट करते रहे क्योंकि इट वाज मिस्टेकन आइडेंटिटी कोई और, उनको लगा कि उनका ताल्लुक़ किस एक ऐसे स्पाई के साथ है। और लेकिन उनने जब भी उनने वो कहानी हमें सुनाई, इतनी करेज से सुनाई, मतलब उस उम्र का बच्चा कितना डर गया होगा, लेकिन वो बहुत डरते नहीं थे, बहुत ही बहादुर थे। बाद में तो ऑफ कोर्स वो उनको रिलीज़ कर दिया गया और बॉर्डर पे सॉर्ट ऑफ छोड़ दिया गया। फिर जब वो यहाँ आए और उनकी यहाँ पे जब इंट्रोगेशन हुई, फिर पता चला कि जब वो लाहौर में थे, उनके एक फैमिली फ्रेंड वहाँ आए। तो जब वो वहाँ आए तो उनकी बहन ने उनको पैसे भेजे और उनने उनको पैसे लिए, उनने वापस चिट्ठी लिखी फैमिली को, क्योंकि इतने दिनों से कम्युनिकेशन नहीं था, और उनका नाम लेके कि ये आए थे, इनने मुझे पैसे मुझे मिल गए, मैं अब चिट्ठी आपको भेज रहा हूँ। उनका नाम और किसी स्पाई का नाम सेम था, तो वो लेटर इंटरसेप्ट हुई। उनको लगा कि इनने उस स्पाई का नाम क्यों लिया है, फिर उनको अरेस्ट करके इंट्रोगेट किया। तो वो भी मुझे तो लगता है बहुत ही, अभी तो मुझे डर लगता है अभी तक सोच के कि कैसा रहा होगा, और उनको पता नहीं था कि क्या हुआ। उनको लगा कि शायद वो स्टूडेंट लीडर थे और लेफ़्ट लीनिंग थे, मे बी इसलिए कोई इंट्रोगेशन हो रही है। तब तो उनको बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था कि उनको क्यों पकड़ा गया है। लेकिन किसी ने उस सिलसिले में मुझे कहा है कि फिर जब यहाँ आए, डॉक्टर साहब यहाँ आए, यहाँ कुछ रेडियो या TV या जो भी था इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने उस शख्स का चूँकि ये कहा कि ये हुआ था मेरे साथ, तब जाके वो शख्स जो जेल में पड़ा हुआ था उस तक बात पहुंची कि वो लोग उसको भूल ही गए थे। और जब वहाँ से छूट के आया था तो वो डॉक्टर साहब के पास आया कि आपकी वजह से जी। तो जब उनका इंटरव्यू हुआ, उनने तो बताया कि क्या हुआ, क्योंकि जब वो वहाँ पे थे तो उनने कहा एक दिन एक लंबा चौड़ा आदमी उनके सामने लाया गया देखने के लिए कि वो इनको पहचानता है या ये उसको पहचानते हैं। तो इनने तो नहीं पहचाना, उसने भी नहीं पहचाना, और वो हंस गया। उसने कहा तुम्हें क्या लगता है कि ये पढ़ा लिखा बाबू हमारे साथ काम कर सकता है? तो उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी ये क्या हो रहा है। जब वो आए, उन्हें ये सब बातें बताई यहाँ पे, तो फिर लोगों को यहाँ पे आई गेस यहाँ की एजेंसीज को पता चला कि वहाँ पे कोई है। फिर बात हुई होगी, उसको रिलीज़ किया गया। बोलते हैं बहुत दिनों बाद जब वो अपनी क्लिनिक पे बैठे थे तो एक आदमी आया, तो तब सर्कमस्टांसेस बदल गए थे, वो भी अलग दिखता था, ये भी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थे। कहा वो अंदर आया और उसने मेरे पैर पे पड़ गया कि उसने कहा अगर आपने वो नहीं बताया होता तो मुझे तो कोई याद ही नहीं करता। और तो वो उसके बाद रिलीज़ हुआ था। और हाँ, तो बिल्कुल फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन सच है। लेकिन उन पे क्या बीती होगी और उस वक्त कितना सारा उनको वो क्या 8 महीने 8 महीने थे वो जेल में, और फैमिली को कुछ पता नहीं था, और उनको भी लगता था मेरी फैमिली क्या सोचती होगी। वैसे भी कम्युनिकेशन इतना कम था, तो सोचते तो रहते थे, रोज़ सोचते थे कि हाँ शायद मुझे मार ही देंगे, क्या करेंगे। जब फाइनली उन्होंने उनको बोला अच्छा चलो साफ़ शर्ट पहनो और खाना खिलाने ले गए, उन्होंने बोला बस अब तो मुझे एग्जीक्यूट करने वाले हैं। लेकिन वो उस दिन उनको छोड़ रहे थे। हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे ये लगता है कि मैंने कोई बिटरनेस नहीं देखी उनमें, कभी नहीं। नो बिटरनेस, नो हेट्रेड, नो फियर ऑल्सो। पता नहीं उनमें कितना करेज थी कि उनने ये सब अपनी स्ट्राइड में ले लिया और
पूरी ज़िंदगी नॉर्मली जीतेगा। वो जब कहानी भी सुनाते थे तो उसमें कोई बिटरनेस या डर कुछ ऐसा नहीं था। जी, फिर यहाँ जब आए तो फिर उन्होंने जॉब यहाँ किया है जी, कश्मीर जब में? वो यहाँ आए पहले तो उन्होंने कश्मीर में कुछ देर काम किया, फिर वो इंग्लैंड गए, वहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग की, वहाँ पे MRCP की डिग्री उनने हासिल की, फिर वापस आए, फिर उनने यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया। जी, जब वो वापस आए वहाँ से, फिर उनको मेरी मदर से मेरी मुलाकात उनकी तब हुई, क्योंकि तब तक वो MBBS करके आ चुकी थी और वो भी यहाँ पे काम कर रही थी। डॉक्टर नसीर साहब और डॉक्टर गिरिजा जी जहां आम लोगों के लिए हमेशा वसीउल कल्ब रहे, वहीं अपने साथियों और अपने अजीजों के लिए खुश मिजाज और खुश गुफ्तार रहे। मेडिकल कॉलेज उस तम दोह मतलब अगर वो तम पे तसलसल सान मतलब अत प्रिंसिपल गोड़ तम नबरम तम जान होक तो मानतो तुम 80s ताम मतलब मानतो नसीर सोबन दो ये दपान यमो हसा कोर तम गेम्स गए अत कैश यूनियन बने या बाकी तम चीज़ बने। कॉलेज डे नसीर सोबन सोरे कॉलेज सोरे स्टाफ आसान लेक्चर ये ऑडिटोरियम हॉल अत बाज़ दस्तरखान लगान त्राम लगान फिजियोलॉजी तान त्राम लड़के टीचर पथ सारी त्राम बत खेवान बादशाह बादशाह नसीर साहब वाज अ ग्रेट मैन। मतलब he introduced all these स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कह नफर हेकि नह वनित कि डायरेक्टली कोर मे नसीर साहबन नुकसान। नसीर साहब वातान सपोज तमिस करे कह लड़को खुश तस सह मदद करान, तमिस खुद बेटर सह पथ गसान, डायरेक्ट नुकसान करान सह। मतलब गरीब तम वारिया पलमित गरीब परवर वारिया जबरदस्त की मोस्ट ऑफ हिज पे दपान गसान लुकन हजन किताबन नसीर साहबन कत छीड़ो तह तमिस तमें रूद वारिया रिलेशनशिप ठीक। इट इज ऑन रिकॉर्ड दैट ही हैज नेवर गॉन टू सेक्रेटरीट फॉर अ मीटिंग। हाँ, नेवर एवरीबडी इवन अगर सेक्रेटरी हेल्थ यू नो सो यवान नसीर साहब कमन। बहुत शायद फाइनल ईयर्स पढ़ा मे ब्रदर बेमार तमिस हार्टस रूमेटिक हार्ट डिजीज वारिया इल तमन ये डॉक्टर वर्मा आसान प्रिंसिपल प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन तम सी यूनिटस में। मगर मे वो अक दो नसीर साहब अमिस दिस पान त नजर बह फाइनल स्टूडेंट नसीर वो तो गो दितनस पे गोस बह जहान सोबन दितनस नजर सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। फ्राइडे मॉर्निंग बॉयलर पता कत एच कोयल ये नसीर साहब वोत गाड़ मज बस अत ओनस बह ना दोपन वसा लकुट बोय बेमार यमिस वोनस तम दि तमिस नजर। ऑक्सीजन तिमन दोहन बोड़ मसला ये वुचित ऑक्सीजन सिलेंडर तो न्यूत अत अंदान खास कह अत पेवान सब्र कर खुदा तआला गस मंगन सब्र यह मुश्किल मे दिलास दिवान नसीहत कर अमिस सत बह कथ कर अंदर किन गई क्रक ही डाइड फ्राइडे मॉर्निंग। यह गो मे जहाँ मुश्ती पत यु सह रिटायर गो ना तमिस जनरली कमरस दौद कर बह गसान ऑलमोस्ट एवरी वीक तमिस यह दिवान नजर पदर वारिया फिर गई शक मैलिग्नेंसी मा करने मैलिग्नेंसी कि सिगरेटो सत कमरा खराब गो। वीक बिफोर हिज डेथ he told me मे वो ओत्र मलखस ना दित मे वो तस कब्र जाय थे साफ कर क्या वन
I have told him he will do it. And a week later he died. तो गॉडनिक कर छो तो नसीर सब सज गॉडनिक लाइट कर गो तो ना ये was final student. ठीक तो तुम दौर तम सिलसिल अक्सी कित पे गए लफ्जन मज मतलब यस प्रिंसिपलशिप तमिस गरीब परवर सख्त बस लड़कन मोहब्बत कहाँ लड़के कि वनित कि अम कोर मे नुकसान. He would help poor people, most financially help कर. तो इस मेडिकल कॉलेज मतलब तुम सोरे सु बदलोमुत सु हुली सोरे सिलसिला छ बनान मतलब स्पोर्ट्स करक इंट्रोड्यूस तो छु द कॉलेज डे उस बाज़ाब्ते इम्तिदाक से फ्रेशर्स डे कॉलेज डे कन्वोकेशन गवर्नर उस दिवान बीके नेहरू उस गवर्नर में याद नसीर सब तो युजन सु सेक्रेटरीट गछन या मंत्र खुश थाउन या क्वेश्चन doesn't know. He shouldn't कस याद है कि Nasir Sahab was secretariat. Nasir Sahab was living in one of the bungalows which were constructed for ministers of Sadiq Sahab's cabinet. Transport yard. That is 4 kin 5 bungalow, Shan the 6 minister. Timad was a bungalow Nasir Sahab. Magar जब दोस्तों रिटायर गो ना तब मैं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट तब हुआ मैं सोच चिट्ठी तो तकरीबन 9 inches by 4 inches piece of paper that was लिखित your request for premature retirement is sanctioned therefore you are relieved. मैं तो बदे में कर सलामा हूँ पेट में दोस्त कर सलामा बता कहाँ बजे और मैं सराहते हैं जाई बहन तब उसने आँख नफर थी तिमों नफर मज़ते उसने कि यम तम पहले में थे तिमों मज़ते उस कहाँ नफर थी बहन कुछ ना थोड़ी वो चीज़ मैं तो बद अगर बनेर की रोज को नहीं चपरेस तो उसने खुदा से ज़िंदगी तय की. At 1 o'clock he left all alone in the car and left. And that was the end of that. So was बहुत shy. Then pat गए medical college principal authority ना गए pat war खत्म. Principal medical college has is protocol level छ ना second chief secretary. Bugo sagdo bu bitus bonkun. Chief secretary nisos meeting bu bitus vada bonkun pan hatır bitus bu last Gil आओ DG also Gil हाँ तंदे में डॉक्टर आप कहाँ बैठे मैं आप थी दोपहर आपको नहीं पता आप यहाँ नहीं बैठ मैं कहाँ बैठ दोपहर आपकी जगह वो पहली कुर्सी चीफ सेक्रेटरी के बाईं तरफ इसे आजकल छिंद प्रिंसिपल दीवान चीफ सेक्रेटरी नहीं अतना है. Would you like to say something about Nasir Sahab as well, their relationship? Nasir Sahab actually we were living almost adjacent because he was in what is that place called Bushwara. Yeah. And I lived in Dalgate. Yes. So we had a close relation when I was very young. And then I was his medical student. Right. So almost he groomed me right from my childhood. Nasir Sahab. He used to tell me that you are my daughter. Okay. And we had such good and close relations. And his family also. I was very close to their family. Dr. Mahmouda ji, Dr. Sajda ji, all of them in their family. So I had very good relations with Dr. Nasir Sahab. And you know what a good person he was. He was not only a doctor, he was a person with so many qualities. I remember that poor students who could not pay their fee, he would pay it from his own pocket. He would get books for them, honestly. Everybody, and he did not only practice medicine, he knew so much about Kashmir.
any aspect you would put him questions, he would answer. History, art, poetry. Poetry, everything, every aspect of Kashmir. He knew. He was not only a teacher. He knew everything about Kashmir. And he loved so much the students, the people of this Kashmir. He loved his patients. You could see how he would approach those patients. Sometimes he would give them medicines from his own pocket. He would not take any fee from poor patients. He was a person par excellence. जब आप पैदा हुई तो तब तक 3 या 3.5 साल हो चुके थे जी, 2 फैमिलीज़ को इस तरीके से फॉर्मली एक दूसरे के साथ एक रिश्ते का वो पनपने का। तो आपके पैदा होने पे आपने सुना होगा मतलब शादियाँ नहीं फिर मनाए गए होंगे दोनों साइडों से, या नहीं कुछ थोड़ा सा रिजर्वेशंस अभी भी रही? कोई रिजर्वेशंस नहीं थी। जब मैं पैदा हुई 3 साल बाद मेरे मदर की फैमिली भी वहाँ थे, मेरे फादर की भी फैमिली वहाँ थे। मेरा बचपन दोनों घरों में गुज़रा। मेरी नानी और नाना का तो काफ़ी जल्दी इंतकाल हो गया। मेरी दादी तो मैं काफ़ी देर तक उनके वो रहीं और मैं उनके साथ बहुत क्लोज़ थी। तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, कोई लगा ही नहीं बचपन में कि कोई होनी भी चाहिए, कोई इशू होना भी चाहिए। तो बहुत बड़े होके जब फिर वो रियलाइजेशन आती है कि मेरी फैमिली थोड़ी सी डिफरेंट है बाकियों से, तब मुझे समझ आई। लेकिन कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दोनों फैमिलीज़ सिर्फ एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे लेकिन बहुत क्लोज थे। जैसे मेरे जो मैटर्नल साइड के कज़न्स और मेरे फादर के साइड के कज़न्स, वो लोग भी एक दूसरे के ऐसे क्लोज थे जैसे हम लोग थे, मतलब भाई बहनों की तरह। तो ऐसे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ साथ मिलजुल के मनाया करते थे, ईद हो या शिवरात्रि हो। जी जी। तो डॉक्टर ने जी किस नज़र से कैसे आप इसको देखेंगे कि आजकल छोटी फैमिलीज भी होती हैं लेकिन कम्युनिकेशन का सिलसिला रुखा सा रहता है, एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस सा है ओवरऑल में। यहाँ आप देखती हैं इतनी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ और आप कह रही हैं कि अब जनरेशन्स तक वही शफकत, वही एक हमदर्दी का एक सिलसिला। तो इसमें आपको तरबियत का कहाँ तक असर लगता है और माहौल जो आप लोगों के आसपास था उसका असर लगता है? शायद दोनों ही। क्योंकि जो भी मेरे पेरेंट्स और उनके भाई बहन थे वो लोग सभी बहुत अच्छे लोग थे और किसी को लालच नहीं थी। जैसे लोगों के प्रॉपर्टी पे झगड़ा होता है, वो थी भी नहीं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी भी नहीं उनके पास। एजुकेशन, उनकी प्रॉपर्टी तो एजुकेशन ही थी और वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे हमेशा। तो जो हम लोगों ने देखा वही हम लोगों ने सीखा। मेरी जो मदर थी, उनके जो इन लॉज थे, जैसे मेरी फूफियाँ, मेरे चाचा ताए, वो उनसे इतने क्लोज़ थे कि कई बार मुझे लगता था, और शायद मैं लगता क्या ये सच है, वो मेरी माँ से ज़्यादा क्लोज़ थे रादर देन माई फादर। अगर कोई प्रॉब्लम होती थी पहला फ़ोन तो वो मेरी मदर को करते थे। इतने क्लोज़ थे वो उनके सबके, बिल्कुल वो भाइयों जैसे थे उनके ब्रदर इन लॉज। जो मेरी पुप्पी थी वो बहुत क्लोज़ थी मेरी मदर के। जो मेरी चाची सायदा जी, वो बिल्कुल सिस्टर्स की तरह थी। तो इसलिए ऐसा कभी डिवीज़न लगा ही नहीं कि जैसे होता, मैंने सुनती हूँ आजकल लोगों का इन लॉज और फैमिलीज़ के बीच में स्ट्राइफ होता है। कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। और मेरी मदर हमेशा मुझे कहती थी कि जितना सपोर्ट मुझे अपनी इन लॉज का मिला है, कहती मेरे हर सक्सेस पे, मेरी हर जो भी मैंने एंडेवर किया है करना, मुझे सपोर्ट मिलता था और मेरी सक्सेस पे वो लोग मुझसे ज़्यादा खुश होते थे। तो ऐसा ही सिलसिला रहा हमेशा। और वैसे ही जो मेरी मदर की साइड की फैमिली है, वो तो मेरे फादर को बहुत ही ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट देते थे। वही सिलसिला चलता रहा और चल रहा है आज भी चल रहा है। बिल्कुल, आज भी चल रहा है। बहुत बड़ी बात है जी। अब हम पेशवाराना सिलसिले पे, प्रोफेशनल हिस्से पे आ जाएं तो उसके बाद ये दोनों मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर सईद नसीर शाह साहब भी और प्रोफेसर गिरजा जी भी, वो सिलसिला चलता रहा। लेकिन फिर वो प्रिंसिपल हो गए और छोटी उम्र में, और उनके पीरियड को, चूँकि उसी पीरियड में मेरी भी ट्रेनिंग हुई है। आपने 72 में मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। आप कहते हैं कि
डॉक्टर साहब आपको सारी चीज़ें सुनाते और बार बार, क्योंकि ही इज़ सपोज टू बी द बेस्ट, वो जो स्टोरी टेलर हैं या उस तरीके से दास्तान गो हैं। और आपने कभी कहा था कि मैं उनको कभी कहती थी मैं क्यों ये सुनूं सारी चीज़ें, ये अब तो आपके साथ वो जो दोस्ताना सा एक ताल्लुक़ था उसके तहत आपसे सुनाते हो, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि उस पर थोड़ी रोशनी डालें। उनके टाइम पे कॉलेज इंडिया के टॉप कॉलेजेस में माना जाता था और गोल्डन पीरियड कंसिडर किया जाता था। मैंने ये भी सुना है कि उन्हीं के टाइम पे उनने काफ़ी सारे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज शुरू भी करवाए और रिकग्नाइज भी करवाए। ये चीज़ें तो शायद डॉक्यूमेंटेड हैं, सब लोगों को पता है। लेकिन एज अ चाइल्ड हमारा घर वॉज एन ओपन हाउस स्टूडेंट्स के लिए भी। उन दिनों बाहर के स्टूडेंट्स भी होते थे, गांव के तो होते ही थे, लेकिन बाहर के और फॉरेन कंट्री से भी स्टूडेंट। हमारे घर में स्टूडेंट्स का आना जाना रहता था। ही वॉज अ फादर फिगर। वो सब स्टूडेंट्स को अपना आई थिंक बच्चा ही मानते थे और उनको उनकी मेमोरी ऐसी थी कि वो सब स्टूडेंट्स को जानते भी थे, कौन है, कहाँ से आए हैं, कॉलेज में क्या कर रहे हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं की। सब कुछ उनके दिमाग में इंसाइक्लोपीडिया की तरह था। और जब हमारे घर में जब ईद होती थी तो जो फॉरेन स्टूडेंट्स होते थे ईद जो मनाते थे वो हमारे घर आते थे। जब होली होती थी तो एक पूरा झुंड आ जाता था हॉस्टल से होली मनाने के लिए प्रिंसिपल के साथ। बाहर स्टेट से, हाँ बाहर के स्टेट के लोकल लोग भी होते थे साथ में। और फिर जो बंगाली स्टूडेंट्स होते थे वो लोग शायद दुर्गा पूजा मनाते थे। तो कुछ ना कुछ चलते ही रहता था और वो बिल्कुल फादर फिगर जैसे थे। मुझे मालूम है और अब मुझे ज़्यादा पता चला उनके गुजरने के बाद कि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते थे या जिनकी देर हो जाती थी वो अपने जेब से फ़ीस देते थे। वो कभी बताते नहीं थे ये बातें, ये मुझे अब पता चली हैं। और कोई भी और प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स को वो सॉल्व करते थे, पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑल्सो। ये मुझे मालूम है कि वहाँ पे कई बार लड़ाइयाँ होती थी स्टूडेंट्स के बीच में। लेकिन वो मैंने सुना है कि वो कभी पुलिस को कैंपस में नहीं आने देते थे। वो अपने स्टूडेंट्स को खुद डांट वांट के डिसिप्लिन करते थे, लेकिन किसी का करियर, वो चाहते थे कि किसी का करियर ख़राब ना हो, किसी के करियर पे कोई धब्बा ना लगे। और वो वैसे मैनेज करते थे क्योंकि उनकी रिलेशनशिप ऐसी थी अपने स्टूडेंट्स के साथ, वो भी कर सकते थे और स्टूडेंट्स भी मानते थे। और कई बार हमारे घर ऐसे स्टूडेंट्स आए, कोई अपने वाइफ को लेके, अब वो पास आउट हो गए थे, उनकी शादी हो गई थी, वो अपनी वाइफ्स को मिलाने लाते थे उनको, कि वो कहते थे सर आप इनको बताइए ना मैं कैसा था और अब मैं कैसा हो गया हूँ। चेंज हो गया। हाँ, तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा था। क्योंकि वो एक पीरियड है जिसके बारे में नॉस्टैल्जिक सा आदमी खुद भी फील करता है। वो इस तनाजुर में जो दो बातें आपने कही, पहले तो ज़ाती में कहूँगा कि शायद ही मेडिकल कॉलेज का कोई स्टूडेंट उस दौर में जो गुजरा है उन पे एक छाप ना लगी हो इनकी। वो जो आपने कहा कि एक फादर फिगर, तो वो उस तरीके का, लेकिन उनको किंग की तरह माना जाता था। मतलब वो एक बादशाह की तरह वो करते थे हर चीज़। मेडिकल कॉलेज का कोई मसला होता तो उसको वो खुद हल कर लेते थे। मैं यहाँ ज़ाती ये कहूँ, मेडिकल कॉलेज 1972 में हमारा एडमिशन हुआ जी, और 73 में जम्मू का मेडिकल कॉलेज और कश्मीर का मेडिकल कॉलेज अलग हुआ। और हमारा चूँकि ओरिजिन है बानीहाल से, तो इसलिए वो जम्मू प्रोविंस में आता था और सीधे वहाँ जाना था। अबाजान मेरे साथ, आपने कहा कि अदब और अदीबों के साथ, और ये तो मुझे याद है, अब भी मैं अबाजान के साथ पीछे चल रहा हूँ उनके उस ज़बरदस्त चैम्बर में बैठे हैं। तो मरकूब साहब आइए, उन दिनों टेलीफोन वगैरह ऐसा नहीं था, स्लिप भेजी, अबाजान ने तो बुलाया, अंदर बैठे। तो उनको कहा इसको क्यों साथ लाया है, क्योंकि उनको पता रहता था हर बच्चे का क्या मामला है। तो कहा इसलिए लाया है कि इनको अब जम्मू कहाँ जाएगा ये जम्मू। बैठे, आप परेशान से लग रहे हैं, कोई मामला है, मामला हल हो जाएगा। तो अबाजान ने शायद सेक्रेटरीट में पहले ही मालूम किया कुछ होता, तो उन्होंने कहा इसमें भी कुछ बनना नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। उन्होंने फ़ाइल मंगवाई मेरी, उस पर लिखा कि माइग्रेशन वापस इधर ये नहीं जाएंगे। वहीं से ऑर्डर निकलवाया और फिर सेक्रेटरीट में तो प्रोसेस हुआ। तो हर कोई स्टूडेंट आपको ऐसे मामले बताएगा जहाँ अगर वो नहीं हुआ होता तो आप समझ लीजिए ज़िंदगी का मोड़ एक अलग ही एक सारा सिलसिला रहता है। उसमें ये भी था, बहुत ज़बरदस्त इज़्ज़त भी होती थी उस कुर्सी की, और ये भी था कि वो खुद ही सारा सिलसिला, और शायद गवर्नमेंट भी एक्सट्रीमली सपोर्टिव उन सारी चीज़ों, उन चीज़ों का राज आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है, और उनने मुझे ये कहा भी है, उनने मुझे ये कहा है कि मैंने हमेशा
लोगों की मदद करने की कोशिश की है और अपना जो मैं सबसे अच्छा कर सकूं अपने काम को, मैंने वो करने की कोशिश की है। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया और वो कहते थे क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया मैं किसी से नहीं डरता हूँ। ही कुड स्पीक ट्रूथ टू पावर, ही वॉज, उनको किसी का डर नहीं था। और जो आप अगर अच्छा काम कर रहे हो, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, आप अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे हो, अपने कॉलेज के लिए कर रहे हो या अपने स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हो, तो मुझे लगता है फिर एडमिनिस्ट्रेशन को भी वो समझ आती होगी, वो उनको कुछ ऐसे ही वो भी रिस्पेक्ट करते होंगे, मुझे यही लगता है, क्योंकि वो जो करते थे वो सही काम करते थे, इसीलिए उनको ये डर नहीं था। जी, बातों में से बातें निकलती हैं और यहाँ फिर जाहिर है कि ज़ात भी आ जाती है। ये जो आप मेरे नाम के साथ मरगूब देख रही हैं, या बजाने नहीं डाला था, मुश्ताक अहमद था मेरा नाम। मेरे और एक क्लास फेलो थे डॉक्टर मुश्ताक अहमद शेख, जो पीडियाट्रिशियन है, डिपार्टमेंट थे सिक्किम में। हमारा जब फर्स्ट प्रोफेशनल एग्ज़ाम था, हम वहाँ आपको पता है एक क्लर्क होते थे, वो चेंज हुए थे, उनका सब मिस्टर सफाया नाम था वो। उसके बाद जो हमारे टाइम पे आए सनावला साहब, उनका नाम था। उनके पास फाइलें गई, ज़ाहिर है सीखने में टाइम लगता है, तो हमारी सर्टिफिकेट्स का सत्यानाश। मुश्ताक अहमद उसने पढ़ा, मेरी सर्टिफिकेट उसके नाम में, उसकी मेरे, तो वहाँ उलझनों पे उलझने होती थी। आपको पता है एग्जामिनेशन टाइम पे उस पर अगर सर्टिफिकेट आपकी उधर इधर है तो वो बड़ा, तो उन्होंने जब देखा, एक दो बार देखा कि ये मामला हो रहा है, दोनों की फाइलें मंगवाई और मुश्ताक अहमद शेख और मेरे नाम के साथ मुश्ताक अहमद मरगूब डाला। मुश्ताक मरगूब तब जाके ये आप समझ लीजिए, तो ये मैं कहता हूँ कि हर किसी की ज़िंदगी को उन्होंने इतने क्लोज से छुआ है, वो हाथों से भी कुछ करते थे कार्रवाई। कभी कहा है उनने उसके बारे में आपको? नहीं, कभी कभी कहा है और मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग लगता था, क्योंकि मेरे पे तो किसी ने हाथ नहीं उठाया कभी भी। तो मेरे कज़न्स कहते हैं हाँ तुम बड़े लकी हो, अपनी बेटी पे तो कभी नहीं उठाया, लेकिन जो लड़के हैं उनको डिसिप्लिन करने में उठाया होगा। कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा कहा है कि जब वो राउंड करते थे, अगर वो देखते थे कि हम लोगों ने क्लास मिस कर दी है या जिस पूरा मास बंक्स, कोई भी नहीं गया है टीचर की क्लास में, तो वो हमें पकड़ के खूब ढांटते थे, खूब झाड़ते थे। फिर बाद में उनको बुरा लगता था कि मैंने, उनका गुस्सा मोमेंटरी था, बिल्कुल कम देर रहता था। वो कहते हैं फिर जिनको डांटा होता था फिर उनको बोलते थे ये लो पैसे, जाके आइसक्रीम खा लो। वो मेडिकल कॉलेज की जो इतनी एक्टिविटीज़ हुई, मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का और एक मेयार पे आना, तीसरे या चौथे नंबर पे हमारा मेडिकल कॉलेज उस वक्त का है, जो उस तरीके का सारा सिलसिला। लेकिन उन्होंने छोटी सी उम्र में ही 52 पे मतलब प्रिंसिपलशिप छोड़ दी, या जो भी कुछ सिलसिला, मतलब उसके बारे में कभी उन्होंने कोई व्हाट वाज इट? मुझे तब पता तो चला कि वो काम छोड़ रहे हैं, और मुझे ये भी मालूम था कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिफरेंसेस थी, बट ही वॉज नॉट बॉदर्ड। मतलब उनको जो सही लगता था उनको वो करना था, वो किसी के दबाव में नहीं आना चाहते थे, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि वो अपने करियर के इतने हाइट पे पहुंच चुके थे। इतना सब कुछ जो उन्होंने अचीव किया है अपने करियर के लिए नहीं, मेडिकल एजुकेशन के लिए, कॉलेज को कितना डेवलप किया, कितने स्टूडेंट्स की मदद की, कितने डिपार्टमेंट्स डेवलप किए, उनने सोचा भी नहीं, क्योंकि वो अपने प्रिंसिपल्स से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। उनने रिज़ाइन किया और उनकी हिम्मत थी ये करने की। रोशनियों की इस महफिल से उठ के जाएं तो कैसे, कि अभी कई और गोशे हैं जिनसे आशना होना है। दिन ढले, शाम रुखसत हो या रात का कारवां थमे, ऐसी बाअसर शख्सियात रंग बदल बदल के अपनी मौजूदगी का सबूत दे जाती हैं।